हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 4 विच इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इतने सारे चैप्टर्स जो हमने पढ़ लिए हैं उसमें हमने इतना तो अच्छे से समझ लिया कि डेटा क्या होता है। किसी भी फैक्ट हो या किसी भी मेजरमेंट को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, ठीक है, और या फिर कोई भी रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन, उसको हम डेटा बोलते हैं। इतना तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम उस डेटा को प्रेजेंट कैसे करें कि सामने वाले को बहुत अच्छे से चीजें जो है समझ में आ जाए, ठीक है। आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में जो पीपीटी यूज होती है स्मार्ट बोर्ड पे, है ना, या फिर आप कहीं पे भी पीपीटीज वगैरह देखते होगे, स्प्रेडशीट वगैरह देखते होगे, किसी सीरियल में आपने देखा होगा, कॉन्फ्रेंस या कॉर्पोरेट्स में एक प्रेजेंटेशंस होती हैं। उन प्रेजेंटेशन में कैसे डाटा को समझाया जाता है ना। या फिर शिनचैन वाले कार्टून में जब हैरी जो है अपने बॉस के आगे प्रेजेंटेशन को समझा रहा होता है तो वो कैसे समझाता है, आपको वहां पे टेबल्स दिखते होंगे। तो उन पीपीटीज में आपने देखा होगा कि डेटा को या तो पाई चार्ट्स में रिप्रेजेंट किया होता है ना, या फिर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है। और भी बहुत सारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें कलरफुल चीजें जो है काफी ज्यादा हमें अट्रैक्ट करती है आईज को, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि जब हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो डेटा एकदम क्लियर दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, ताकि हम उसे बहुत अच्छे से समझ जाएं और उसको हम एनालिसिस कर सके। तो दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, ये जो नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके इनको डाउनलोड कर लेना, समझ। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको अपडेट्स चाहिए, रेगुलर अपडेट्स जो होते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो एंड डीएम कर सकते हो। तो दोनों इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब की बार सिलेबस में क्या है, जैसे पहले तो बहुत सारा कुछ सिलेबस हुआ करता, बट लकीली फॉर यू वी जस्ट हैव टू स्टडी 2 टॉपिक्स, जो कि है टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि हम अपने डेटा को टेबल में कैसे प्रेजेंट करें, और दूसरा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमें सिर्फ ये 2 पढ़ने हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं टेबुलेशन की तरफ या फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, व्हेन वी प्रेजेंट आवर डाटा इन द टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में, ठीक है। अब टेबल जो होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? एक तो टेबल नंबर आता है, टेबल का टाइटल आता है, टेबल के अंदर रोज होती हैं, रोज की हेडिंग होती है, कॉलम होते हैं, कॉलम की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। रोज को आप स्टब्स भी बोलते हैं और कॉलम को आप कैप्शन भी बोलते हैं, इतनी बात ध्यान में रखना। फिर टेबल के अंदर की बॉडी होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स भी होते हैं जो कि आप अपने फिजिक्स वगैरह में सीख के आते हो। यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट में सेंटीमीटर, इंचेस वगैरह ये सब लिखे होते हैं, ठीक है। और सोर्स लिखा होता है कि ये आपने टेबल का डाटा कहाँ से लिया है। और उसके बाद हेड नोट, फुट नोट, ये सब आते हैं। अब एक टेबल, एक अच्छा टेबल क्या होता है या फिर उसके अंदर कैसे कैसे फीचर्स होने चाहिए। आपका टेबल जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। अगर 2 चीजें कंपेयर करनी हो तो हम आराम से कर पाए टेबल की हेल्प से। उसका साइज अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर रोज होनी चाहिए। स्टब्स को आप क्या बोलते हो? रोज बोलते हो या फिर रो की हेडिंग बोलते हो, ठीक है। और हेडिंग्स होनी चाहिए, परसेंटेज एंड रेशियो भी होने चाहिए। सोर्स आपको बताना चाहिए कि आपने इस टेबल के अंदर जो डेटा लिखा है वो कहाँ से लिया है। सिंपल होना चाहिए आपका डेटा, सॉरी टेबल। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने टेबल बनाया भी हुआ है ताकि आप टेबल के पार्ट्स को अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पे टेबल नंबर है, टेबल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 2.1, इस तरीके से। टेबल का टाइटल डालोगे। ये जो इस साइड आते हैं ये आपके टोटल आते हैं, ठीक है। बीच में आपकी टेबल की बॉडी आती है, उसके बाद ये रो की हेडिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ से आपकी रोज स्टार्ट हो जाती है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली रोज होती हैं। फिर रो की हेडिंग डालोगे और यहाँ पे रो की एंट्रीज करोगे। उसके बाद ये देखो, ये आपके कॉलम हो गए। अब यहाँ पर आप कॉलम की हेडिंग्स डालोगे, फिर सब कॉलम अगर होगा या फिर सब कैप्शंस होगा तो वो आप डालोगे। और उसके बाद यहाँ पर बॉडी, फिर आपको यहाँ पर फुट नोट डाल लेना है एक्सप्लेनेशन के लिए। सोर्स डाल सकते हो, अगर आपको कोई भी चीज़ अपने टेबल में समझानी होती है ना एक्स्ट्रा करके, तो आप फुट नोट लिख सकते हो और सोर्स बता सकते हो। समझ में आया? अब टाइप्स ऑफ टेबल देखो, तो 2 पर्पस के हिसाब से हम टेबल के टाइप्स देखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्पस, की पर्पस के हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ टेबल होते हैं, और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ टेबल होते हैं। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देख लो। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 3 टाइप के टेबल होते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल या फिर सिंगुलर टेबुलर, सिंगल टेबुलेशन, ठीक है। फिर आता है डबल टेबुलेशन, जो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। और उसके बाद थर्ड आता है ट्रेबल टेबुलेशन, ठीक है। इनके नाम से ये समझ में आ रहा है, ये जो डबल और ट्रेबल वाला है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
सिंपल या फिर सिंगल वाला इजी हो जाता है। अब सिंगल यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक वेरिएबल है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। डबल टेबुलेशन में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स या फिर हाइट एंड वेट, इस तरीके से। और ट्रेबल टेबुलेशन में हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स तो दो हो गए, एक बॉय हो गया एक गर्ल हो गया, उसके बाद इनके अंदर भी क्लासिफिकेशन हो रही हैं, तो ये तीन टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अब हम बात करेंगे कि पॉइंट ऑफ पर्पस के हिसाब से भी हमारे पास टू टाइप के टेबल्स होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस टेबल और एक होता है स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल को आप रेफरेंस या फिर रिपोजिटरी टेबल भी बोल सकते हो। ये किसी एक सेम सब्जेक्ट के ऊपर ये टेबल बनता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये हमें दे देता है, और गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गई या फिर रिसर्चर हो गया वो इस टेबल का यूज करते हैं। और स्पेशल पर्पस टेबल जो होता है वो कैसे होते हैं, ये जो है किसी एक स्पेशल चीज के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इफेक्टिव वे में हमें ये रिजल्ट देते हैं। ये कुछ एनालिटिकल टेबल्स होते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट की समरी डलती है, मतलब ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लिख सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है, और स्टार भी मार्क कर लेना। अब यहाँ पर आपको टेबल के लिए न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं। पहला न्यूमेरिकल एक ही न्यूमेरिकल है वैसे, इसी को आप समझ जाओगे तो फिर इतना सफिशियंट है। अब हम बात करेंगे अपने टेबल के न्यूमेरिकल के बारे में। आपके एग्जाम में एक ना एक न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा टेबल का, और इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए सारे इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, दो टाउन के बारे में बात की हुई है, टाउन ए और टाउन बी, और इसके अंदर कॉफी ड्रिंकिंग की जो हैबिट है उसके बारे में बताया हुआ है। और ये जो दो डेटा सेट आपको दिए हुए हैं, इस डेटा सेट को आप प्लॉट करोगे, उसके हिसाब से आपको एक टेबल बनाना है। ये जो डेटा है आपको एक टेबुलर फॉर्म में शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाउन ए और उसके बाद हम लिखेंगे टाउन बी, ठीक है। तो अब टाउन ए के बारे में बात करते हैं। टाउन ए में बोला हुआ है कि फीमेल जो है 40% है। तो लेट्स कंसिडर कि टाउन ए में जो है 100 पीपल हैं, ठीक है। उसके बाद 40 अगर फीमेल है तो फिर हमारे मेल कितने हो गए, 60 मेल हो गए, ठीक है। अब आगे देखो, टोटल कॉफी ड्रिंकर जो है 45% है, इसको अभी छोड़ देते हैं। आगे देखो, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर जो है वो 20% है। तो यहाँ पर मेल जो है कितने नॉन कॉफी ड्रिंकर है, नॉन कॉफी ड्रिंकर जो है वो 20 है। तो 60 में से 20 गए तो 40 जो है वो कॉफी ड्रिंकर है। अब इस पे आ जाओ, टोटल कॉफी ड्रिंकर कितना है, 45%, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 45% कॉफी ड्रिंकर है तो जो कॉफी ड्रिंकर मेल है वो तो 40 तो यही हो गए। तो कॉफी ड्रिंकर जो फीमेल है वो कितने हो गए, 5, और 40 में से 5 गए 35, तो ये नॉन कॉफी ड्रिंकर इन फीमेल कितने हो गए, 35 हो गए। तो इस तरीके से आप प्लॉट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस तरीके से मैंने टाउन ए का पूरा प्लॉट किया हुआ है। मेल फीमेल कितने हैं, कॉफी ड्रिंकर मेल में कितने आए और कॉफी ड्रिंकर फीमेल में कितने, नॉन कॉफी ड्रिंकर वगैरह ये सब, ठीक है। अब इसी की तरह से हमें टाउन बी में भी करना है। टाउन बी में मेल जो है 55% है, तो फीमेल कितनी हो गई, 45%, ठीक है। मेल को नॉन कॉफी ड्रिंकर अगर 30 है, नॉन कॉफी ड्रिंकर जो मेल है अगर वो 30 है तो कॉफी ड्रिंकर कितने हो गए, 25, ठीक है। और फीमेल कॉफी ड्रिंकर जो है वो 15 है। यहाँ पर देखो, फीमेल कॉफी ड्रिंकर जो है वो 15 है, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर जो है वो 45 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाउन बी भी बना दोगे। अब हमने ये डेटा को बहुत अच्छे तरीके से, प्रिसाइज तरीके से लिख लिया, हमें समझ भी आ गया कि ये जो डेटा है वो हमें क्या कहना चाहता है। अब हमें प्रेजेंट करना है इसको टेबल की फॉर्म में, जिससे कि हमें असली मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टेबल की तरफ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो टेबल का टाइटल दिया हुआ है कि ये टेबल किसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे रो की हेडिंग डाली कि मैं एट्रीब्यूट्स दे रही हूँ कॉफ़ी ड्रिंकर के और नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर के, ये मेरी टोटल वाली लाइन हो गई इस तरीके से। फिर मैं उसकी हेडिंग डालूंगी, कॉलम्स की हेडिंग, टाउन ए और टाउन बी। उसके बाद मैं सब कॉलम्स की हेडिंग डालूंगी, यानी कि मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। उसके बाद टाउन ए में मेल जो कॉफ़ी ड्रिंकर है वो लिखोगे, फीमेल जो कॉफ़ी ड्रिंकर है वो लिखोगे, ठीक है। फिर टाउन ए में मेल जो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर है और जो फीमेल नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर है टोटल करोगे, इस साइड का भी और ऐसे भी। इस तरीके से आपको जो है टेबुलर प्रेजेंटेशन करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। अब हमारा हो गया है टेबुलर प्रेजेंटेशन खत्म। अब हम बढ़ेंगे अपना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है।
अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, जब हम अपने डेटा को किसी डायग्राम में शो करते हैं, ठीक है। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का एक फ्लो चार्ट बनेगा जिसमें हमें क्या क्या सीखना है, ये देखो। सबसे पहले हमें ज्योमेट्रिक फॉर्म सीखनी है जिसके अंदर हमें पाई डायग्राम और बार डायग्राम सीखने हैं, ठीक है। अब बार डायग्राम भी जो है वो चार टाइप के है, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम। इतना लिख लिया, या फिर ये नोट्स ही डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे से, उसमें हो जाएगा। फिर हमें सीखना है फ्रीक्वेंसी डायग्राम, उसके अंदर भी हमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ऑलिव कर्व और ऑगिव कर्व सीखना है। उसके बाद तीसरा हमें सीखना है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ या फिर टाइम सीरीज ग्राफ जिसको आप कहते हो। अब सबसे पहले हम ये जो इतनी भी चीजें हमें सीखनी है डायग्रामेटिक फॉर्म में, इसके आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन सब की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या चीज होती है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे जाएंगे, है ना। बार डायग्राम क्या होता है, बार मतलब क्या होता है, लंबे लंबे रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो जब हम अपने डेटा को बार की फॉर्म में या फिर रेक्टेंगल डायग्राम की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं तो उसे बार डायग्राम कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले होता है सिंपल बार डायग्राम जो कि हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, जिसमें एक सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा होता है और वो जो है अलग अलग बार से शो करते हैं, जैसे कि ये रहा, ये देखो अलग अलग बार्स है ना यहाँ पे। यहाँ से अब देखो, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो ये हो गया सिंपल बार डायग्राम, समझ में आया। अब हम बात करेंगे अपना मल्टीपल बार डायग्राम के बारे में। यहाँ पर जैसे सिंपल बार डायग्राम में सिर्फ एक सेट होता था डेटा का, मल्टीपल बार डायग्राम में हमारे दो सेट भी हो सकते हैं, तीन सेट भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं, और यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि सेट्स जो है वो काफ़ी सारे हो सकते हैं डेटा के, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने सेट है डाटा के, सोप 1 का है, सोप 2 का है, सोप 3 का है, अप्रैल मई और जून का है, तो सबको बता रखा है कि कितनी सेल हुई है, सोप 1 की अप्रैल में सेल कितनी हुई है, सोप 2 की अप्रैल में सेल कितनी हुई है, इस तरीके से। और यहाँ पर देखो मल्टीपल बार डायग्राम में दो से ज्यादा डेटा सेट होते हैं। तो यहाँ पर देखो सोप 1 डार्क ब्लू कलर से, सोप 2 जो है थोड़ा लाइट ब्लू से, सोप 3 स्काई ब्लू कलर से, ऐसे शो किया है। तो अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में और जून के मंथ में, और यहाँ पर सेल्स दर्शाई हुई हैं। तो सोप ए, सोप बी और सोप 3, सोप 1, सोप 2 एंड सोप 3 की अप्रैल में कितनी सेल्स हुई हैं वो सब यहाँ पर बताया होता है। मल्टीपल बार डायग्राम हो गए ना, ये कितने सारे बार डायग्राम हो गए, इस तरीके से ये होता है आपका मल्टीपल बार डायग्राम, है ना। अब हम आते हैं अपना सब डिवाइडेड बार डायग्राम के बारे में। यहाँ पर देखो, सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरीके से कि यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मल्टीपल बार डायग्राम में तो इस तरीके से था, मल्टीपल डेटा सेट्स वगैरह, लेकिन सब डिवाइडेड बार ग्राफ में हम जो है डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक के ऊपर एक ये जो है डायग्राम में डेटा को शो कर देते हैं, वैल्यूज में या फिर पार्ट्स में, डेटा को किसी पार्ट में शो कर देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर सोप 1 की सेल्स बताई हुई है, सोप 2 की, सोप 3 की, इस तरीके से सारी सेल्स बताई हुई है। तो अप्रैल में सोप 1 की सेल इतनी हुई, फिर सोप 2 की सेल्स, जैसे सोप 1 की सेल हुई 150 मार्क कर दिया, ये 200 है, ठीक है। फिर अप्रैल में ही सोप 2 की हुई 210, तो यहाँ पर हमें 150 में अगर हम 210 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 360। तो मैंने 360 पे ये सोप 2 का बना दिया, यहाँ पर 360 400 के थोड़ा सा ही नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद सोप 3 की जो वो है वैल्यू, वो है 315। तो 360 में 315 में अगर ऐड करूंगी तो मेरा 675 आएगा। तो 675 कुछ यहाँ आसपास होगा, 600 की थोड़ा सा ऊपर। तो इस तरीके से मैं जो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाऊंगी जिसमें मैं अपना डेटा जो है पार्ट्स में दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज बार डायग्राम में देखो, जब आप अपने डेटा को परसेंटेज में बदल के शो करते हो, जैसे कि आपने ये देखा, जैसे कि यहाँ पर देखो न्यूज़पेपर की सेल्स के बारे में बताया हुआ है और यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं, और न्यूज़पेपर की 150 में से सेल कितनी हुई, 2016 में 120 हुई, 2017 में 84 हुई, 150 में से। तो आप इस डेटा को पहले परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे कि भाई मेरा 2016 में 150 में से 120 जो है न्यूज़पेपर बिके, और इसको मैं 100 से इंटू करूंगी तो मेरा 80% जो है वो सोल्ड हुआ। फिर 2017 में 56%, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं परसेंटेज के रूप में अपना डायग्राम बना दूंगी, तो ये हो गया परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। उसके बाद अब हम आएंगे डेविएशन बार डायग्राम की तरफ। डेविएशन बार में क्या होता है, जिससे जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है वो तो आपकी आएंगी फर्स्ट
क्वार्टर में, ठीक है। और जो नेगेटिव वैल्यूज आएंगे वो आएंगे आपकी फोर्थ क्वार्टर में। ये देखो नेगेटिव वैल्यूज नीचे आ गई ना, और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज जो वो ऊपर आ गई है ना। तो ये जो है नेगेटिव वेरिएबल्स को भी हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, तो हो गया डेविएशन बार डायग्राम, है ना। अब आते हैं हम पाई डायग्राम, जिसको हम सर्कुलर डायग्राम भी बोलते हैं। और ये जो है हमारे डाटा के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को पाइज में या फिर सेगमेंट्स में शो करता है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम क्या होता है वो देखो। जैसे हमने अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है, जिसको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में, इंटीजर्स की फॉर्म में शो कर सकते हो उस डेटा को। तो जब कंटिन्यूअस सीरीज का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब हम उसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब ये हमारा हिस्टोग्राम बन जाता है, तो इसके रेक्टेंगल के हर एक मिड पॉइंट पे हम ऐसे बिंदी लगा देते हैं और इसको हम लाइन वाइज जोड़ देते हैं, जिससे कि क्या बन जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस तरीके से इट इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। तो ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, जो आपके ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के डॉट 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 बन जाते हैं ना, इसको आप फ्री हैंड से, लाइंस नहीं कर्व बना देते हो, वो भी फ्री हैंड से। जैसे ये तो लाइंस बनी हुई है स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में आप कर्व बना देते हो उन्हीं पॉइंट्स का, ठीक है। अब आता है आपका ऑगिव कर्व, जिसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक न्यूमेरिकल भी आएगा जब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, आप एक तो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी और एक हमारी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हो और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हो। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा। इसमें आपने लेस देन वाली मार्क कर ली, ये रही लेस देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और मोर देन वाली मार्क कर ली एक सिंगल ग्राफ पे। इसको हम क्या कहते हैं, ऑगिव कर्व। और जहां पर भी लेस देन एंड मोर देन ऑगिव आप कर्व को इंटरसेक्ट कराओगे, ये जो पॉइंट हो जाएगा यानी कि 40 आपकी मीडियन हो जाएगी। तो व्हेन द पॉइंट वेयर लेस देन एंड मोर देन ऑगिव कर्व इंटरसेक्ट, दैट पॉइंट बिकम द मीडियन। समझ में आ गया। तो ये कुछ हमारी डेफिनेशन थी। अच्छा, एक और बचा हुआ है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। इसको आप लाइन ग्राफ भी बोल सकते हो, लाइन हिस्टोग्राफ भी बोल सकते हो, हिस्टोग्राम, या फिर टाइम सीरीज ग्राफ भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, जो आपका आर, डे, डेट, वीक, मंथ, ईयर, वो आपका एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है, और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो आपका वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है, और फिर जाके ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे आपके कुछ डेफिनेशन। अब हमारे जो है स्टार्ट हो गए हैं न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इन्हीं न्यूमेरिकल्स के आधार पे डिपेंड है। तो ये सारे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन हमारा चैप्टर जो है ओवर हो जाएगा। ओके, नाउ बार डायग्राम का आप क्वेश्चन देखो। ड्रॉ अ बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ईयर्स मेंशन है, जैसे कि मैं हाँ, यहाँ पर कुछ ईयर्स मेंशन है, और उसके बाद आपको दिखा रहा है कि इस ईयर में इतना करोड़ में बिका, सेल हुई, ठीक है, इतना एक्सपोर्ट हुआ हर एक ईयर में, तो वो दिखा रखा है। अब आपको सिंपल बार डायग्राम बनाना है, तो ईयर्स आप दिखा दो एक्स एक्सिस पे, और स्केल लेके रुपीज को आप दिखा दो वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो स्केल यहाँ पर हमने कितना ले लिया, 5000 करोड़ का, क्योंकि 5000 में सारे आराम से प्लॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ईयर ले लिया, जैसे कि ऊपर दिखाया हुआ था 1997, फिर 98 वाला, फिर 99 वाला, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने 5-5 का स्केल लेके पूरा वाई एक्सिस को भर दिया, और यहाँ पे लिख दिया ईयर्स, यहाँ पे लिख दिया रुपीज इन करोड़, वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस। और फिर हमने जैसे 1997 में हमारा कितना बिका था, 6500, तो 5000 से थोड़ा सा ऊपर प्लॉट कर दो। इस तरीके से पूरा हमारा जो बार डायग्राम है वो बन जाएगा। सिंपल सा था, ठीक है। अब हम आते हैं पाई डायग्राम की तरफ, ठीक है। हमें अपना क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइटम दिए हुए हैं लेबर, ब्रिक, सीमेंट, स्टील, टिम्बर और सुपरविजन। इनका एक्सपेंडिचर हमें परसेंटेज में गिवन है। तो हमें क्या करना है, पाई डायग्राम बनाना है इस डेटा का, ठीक है। तो इस डेटा का जब भी हम पाई डायग्राम बनाते हैं ना, तो परसेंटेज को हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होता है, डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। और डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर दो। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, आइटम लिख दिए सारे जो ऊपर क्वेश्चन में थे, फिर एक्सपेंडिचर लिख दिया जो ऊपर क्वेश्चन में था, फिर हमें एंगल निकालना होता है या फिर डिग्री निकालनी होती है।
तो हर एक एक्सपेंडिचर को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आपका डिग्री में आंसर आ जाए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक वो ले लेना कंपास से, एक सर्कल बना लो और उसके बाद सर्कल बनाने के बाद आपको 90 डिग्री प्लॉट कर देना है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री में 25% यानी कि लेबर वाला हिस्सा था, तो यहाँ पर आप लिख दो कि 25% लेबर। उसके बाद धीरे धीरे 54% प्लॉट कर दो डी रख रख के, 72% प्लॉट कर दो डी रख रख के। तो ऐसे कर करके फिर आपको हर चीज जो है यहाँ पे प्लॉट कर देनी है, वो भी ईजी है, ठीक है। अब हमारा पाई डायग्राम हो गया, बार डायग्राम हो गया। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स अरिथमेटिक लाइन डायग्राम या फिर अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। इसमें क्या होता है, हमें ईयर गिवन है और स्टूडेंट गिवन है केंद्र विद्यालय के, ठीक है, और इसका आई गेस एडमिशन बताया होगा और इसको हमें प्लॉट करना है। तो हमने ईयर मेंशन कर दिए यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर स्टूडेंट का एक यूनिट ले लिया, कितना, 200 का 200 यूनिट का हमने स्केल ले लिया, ठीक है। उसके बाद 2003 और 2004 में कितने स्टूडेंट थे, 120 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो हमने 2003 और 4 में 120 स्टूडेंट यहाँ से ले लिए और उसके बाद ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना आप। और फिर आपने 2004 का भी प्लॉट कर दिया, 2005 का, 6 का प्लॉट कर दिया यहाँ पर टेबल में से देख देख के, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जस्ट इन पॉइंट्स को आपको जोड़ देना है और ये आपका अरिथमेटिक लाइन ग्राफ वो जो है बन जाएगा। अब हम आते हैं अपने फ्रीक्वेंसी डायग्राम पे, जहाँ पे आपको ओगिव कर्व और उसके बाद हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व जो है वो देखना है। यही हमारे बचे हुए हैं। हिस्टोग्राम में आपके 4 केसेस आएंगे, जब इक्वल क्लास इंटरवल हो, जब मिड पॉइंट गिवन हो, जब अनइक्वल क्लास इंटरवल हो और जब इन क्लास इंटरवल प्रेजेंट हो, वो भी इंक्लूसिव मेथड में। तो आप कैसे कैसे हिस्टोग्राम को प्लॉट करोगे वो हमें देखना है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ पर देखो सारे के सारे क्लास इंटरवल में आपका 10 का ही गैप है ना। तो अब आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो आप क्या करोगे, जो आपकी मार्क्स, जो आपके मार्क्स है वो आप एक्स एक्सिस प्लॉट करोगे और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो किस पे प्लॉट करोगे, वाई पे प्लॉट करोगे, ठीक है। तो ये इसमें बताया हुआ है कि इतने % मार्क्स इतने बच्चों के आए, सॉरी इतने मार्क्स जो है वो इतने बच्चों के आए, इस तरीके से। तो अपने मार्क्स को प्लॉट कर दिए यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90 तक। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दी और जैसे 0 से लेकर 10 तक 4 है, तो 0 से लेकर 10 तक कितने हैं, 4। उसके बाद 10 से लेकर 20 तक कितने हैं, 10 हैं। इस तरीके से 10 से लेकर 20 तक आपके 10 हैं, यहाँ 8 है तो 10 यहीं का ही होगा। तो इस तरीके से आपने जो है पूरा हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया। अब दूसरे केस में आते हैं जब मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं। पहले तो यहाँ पर इक्वल क्लास इंटरवल थे, लेकिन अब जो है वो आपको सिर्फ मिड पॉइंट गिवन है। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, ये इक्वल क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, वो भी इन मिड पॉइंट्स की हेल्प से। अब वो कैसे निकलेंगे वो देखो। अब जब भी मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हमें जो है क्लास इंटरवल बना क्लासेस चाहिए होती है, यानी कि एक अपर क्लास चाहिए होती है और एक लोअर क्लास, एक अपर क्लास चाहिए होती है और एक लोअर क्लास चाहिए होती है। तभी तो हमारी क्लासेस बनेंगी इक्वल इंटरवल की और तभी हम हिस्टोग्राम बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो जो आपकी फर्स्ट क्लास, सॉरी जो आपका ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपका सेकंड मिड पॉइंट है उसको लोगे, ठीक है, और जो आपका फर्स्ट मिड पॉइंट है उसको लोगे। सबसे पहला स्टेप ये होता है, इन दोनों का माइनस करोगे, कितना आ गया, 10 आ गया, उसको डिवाइड कर दोगे 2 से तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहला वाला मिड पॉइंट ले लोगे और अब हर एक मिड पॉइंट के साथ ये होगा, सबसे पहले वाले मिड पॉइंट में एक बार -5 करोगे और एक बार +5 करोगे, तो हमारी पहली क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगी, यानी कि 145 और 155। तो पहला क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, 145 और 155, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले में भी आप क्या करोगे, 160 है और हमारा गैप कितना आ गया था, 5 का, तो 160 में एक बार 5 माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो, तो कितना आ गया, 155 और 165। तो ये दूसरा क्लास इंटरवल हमारा बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमारे जो है सारे क्लास इंटरवल्स जो है वो बन जाएंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ये रही, ठीक है। अब हम जो क्लास इंटरवल्स होंगे वो हम मार्क करेंगे एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे मार्क करेंगे। तो ये देखो मैंने सारे के सारे मार्क्स यहाँ पर लगा दिए जो हमने अभी ऊपर बनाए थे क्लास इंटरवल्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी लिख दी। और उसके बाद जैसे 145 से लेकर 155 जो हमारा पहला क्लास इंटरवल आया था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8, तो मैंने 8 मार्क कर दी। फिर 10 थी, इस तरीके से। तो हमारा हिस्टोग्राम जो है वो बन गया और स्केल हमने कितना लिया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जब हिस्टोग्राम गिवन होते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल के, कितने होते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल के, ओके।
सो यहाँ पर देखो 10 to 15 है, 15 to 20 है, 5 का गैप है, 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है और यहाँ पर भी 20 का गैप है। तो ये तो अनइक्वल क्लास इंटरवल हो गए ना, पहले 5 के थे, फिर 10 के थे, फिर अब 20 के आ गए। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ तक तो हमारे क्लास इंटरवल सही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 10 का आ गया, यहाँ पे 20 का गैप आ गया। तो ये तीन हमें ठीक करने पड़ेंगे। वो ठीक कैसे करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसीज हमें ठीक करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले आप ये लिखो डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स। डेली वेजेस लिख दिया और किस किस क्लास इंटरवल में दिक्कत थी, इन तीनों के क्लास इंटरवल में दिक्कत थी, तो मैंने डेली वेजेस तीनों लिख दिए। इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 12, 12 और 8, यहाँ पे 12, 12 और 8 लिख दी। हम अब इन फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कैसे एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्लास इंटरवल कितना चलता आ रहा था, 5 चलता आ रहा था, मल्टीप्लाई कर दी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है। और अब दूसरा क्लास इंटरवल कितना है, यहाँ पर कितना क्लास इंटरवल है 10 है, तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 6, 1 जा 2 जा और 2 से 12 गया 6। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखो इस क्लास इंटरवल को कैसे चेंज करोगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल 5 चल रहा था, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, उसके बाद अब दूसरा क्लास इंटरवल कितना है आपका 20 है, तो ये 20। अभी कैसे कैंसिल होगा, 2 6 जा 2 10 जा 2 3 जा 2 5 जा, 5 से 5 कैंसिल हो 3 बच गया। इस तरीके से अब यहाँ पर भी देखो पहले क्लास इंटरवल था 5, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 8 और यहाँ पर कितना गैप है 20 का गैप है, तो 1 जा 4 जा 1 4 1 जा 4 2 जा, तो आपकी नई फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 633। तो अब यहाँ पर भी आप नया नया टेबल बनाओगे जिसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 7 19 28 15 6 3 और 2 और डेली वेजेस ऐसी की ऐसी। अब यहाँ पर जो है आप खुद प्लॉट करोगे, इसमें आपको सारे के सारे नीचे डेली वेजेस लिख लेनी है, नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लेने हैं। अब यहाँ पर आपको देखो 10 से 15 में 7 है, तो आप 10 से 15 में आप 7 को यहाँ यहाँ होगा 7, यहाँ पर प्लॉट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे 60 to 80 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई थी, तो जैसे 60 ये रहा 80 ये रहा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो ऐसे ऐसे करके आपको पूरा हिस्टोग्राम बनाना है, वो आप खुद से प्लॉट कर सकते हो। अब देखो इन क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ये चौथा केस है हमारे हिस्टोग्राम का। क्लास इंटरवल दिए हुए लेकिन इंक्लूसिव मेथड से। इंक्लूसिव मेथड कौन सा होता था, जिसके अंदर आपकी अपर लिमिट जो है वो इंक्लूड होती थी, जिसके अंदर आपकी अपर लिमिट इंक्लूड होती थी, वो आपका थर्ड चैप्टर में जो आप सीख के आए हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंक्लूसिव मेथड। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लोअर लिमिट जो है सेकेंड क्लास की, ये मेरी सेकेंड क्लास है, इसकी लोअर लिमिट यानी कि ये रही, मैंने लिख लिया 10, ये इंक्लूसिव का केस बता रही हूँ, और इसमें से माइनस करना है फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट। फर्स्ट क्लास की मेरी अपर लिमिट क्या है 9, तो इस 10 में से मैं 9 को माइनस कर दूंगी, मेरा कितना आ गया 1। इसको मैं डिवाइड करूंगी 2 से, जैसे कि हमने थर्ड केस में देखा था, और मेरा आ गया 0.5। अब मैं पहला क्लास इंटरवल लूंगी यानी कि 5 to 9, और इस एक बार नीचे ऊपर लिखूंगी 5 और एक बार नीचे लिखूंगी 9। एक बार 0.5 को इसमें से माइनस करना है और एक बार 0.5 को प्लस कर देना है, तो मेरा नया क्लास इंटरवल आ जाएगा 4.5 से लेकर 9.5 तक, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मेरा 5 और 9 की जगह पर नया क्लास इंटरवल क्या आ गया, ये आ गया। अब फिर से इस क्लास इंटरवल के साथ एक बार हम माइनस 0.5 करेंगे और यहाँ पर प्लस 0.5 करेंगे, तो फिर हमारा ये आ गया। तो अब यहाँ पे देखो आप इंक्लूसिव मेथड की जगह कौन सा मेथड बन गया, एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। तो हमें एक्सक्लूसिव मेथड चाहिए, ये एडजस्टेड मैंने क्लास लिमिट बना दी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी। तो अब यहाँ पर आप जो है मार्क्स इधर लिखोगे इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर लिख दोगे, और उसके बाद जैसे ये जो है 0.4.5 वो आप यहाँ से कंसिडर कर लेना, ओके, क्योंकि 0.5 वाला यहाँ पे है नहीं कि 0 से लेकर 4.5 तक, तो इसलिए आप 4.5 को यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हो। तो 4.5 और 9.5 में 5 का है, इस तरीके से मैंने 5 प्लॉट कर दिया, फिर 17 का है, फिर आपके पास 25 का है, ऐसे ऐसे करके आप पूरा हिस्टोग्राम जो है वो बना दोगे, तो ये आपका हिस्टोग्राम आ गया। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें दो केसेस पढ़ने हैं, विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता था कि जब हिस्टोग्राम के जो हम स्क्वायर्स होते थे उनके टॉप में मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते थे, वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता था, ठीक है। अब विद हिस्टोग्राम का केस देखते हैं। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। तो ये मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमने इसमें देख लो एक्सक्लूसिव मेथड भी है,
और आपके इंटरवल भी इक्वल है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा हिस्टोग्राम आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मार्क्स यहाँ पर लिख दिए नीचे। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए 5 5 के यूनिट के गैप में। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना हिस्टोग्राम बना लिया, और यहाँ पर देखो जितने भी रेक्टेंगल है उन सबके मिड पॉइंट मैंने डॉट लगा दिए, और उसके बाद इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो है वो आपका क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसको आप हाँ, इसको आप बेस लाइन तक भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। विदाउट हिस्टोग्राम में भी हम सेम क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विदाउट हिस्टोग्राम में आप क्या करोगे, मार्क्स का मिड पॉइंट निकालो। क्या निकालोगे, मिड पॉइंट। जैसे कि मिड पॉइंट निकालना मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में सिखाया था, इन दोनों को ऐड करके अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ऐसे ही सारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिवाइड करोगे और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने लिख ही दिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे मिड पॉइंट को जो कि आपके मार्क्स थे वो आपने यहाँ पर लिख दिए, और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई पर आपने लिख दी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मिड पॉइंट था 15 और इसमें आपके 5 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पर देखो 15 पे आपके 5 स्टूडेंट है, 25 वाले मिड पॉइंट पे आपके 12 है, इस तरीके से। तो ये विदाउट हिस्टोग्राम अगर गिवन हो तो फिर आपको मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, इजी है। अब हमारा लास्ट रह गया है ओगिव। ओगिव कर्व, जिसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। इसमें आपको लेस देन मेथड भी सीखना है और मोर देन मेथड भी सीखना है। वैसे तो इतना टफ है नहीं, इसमें आप एक एग्जाम्पल के तरीके से समझो कि आप लेस देन सी एफ और मोर देन सी एफ कैसे निकालोगे। ठीक है, जैसे आपको क्लास इंटरवल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 5 5 का गैप है। फिर फ्रीक्वेंसी दी है 7, 10 और 20। अब आपको इतना दिया होगा, उसमें आपको लेस सी एफ एंड मोर देन सी एफ निकालने हैं। लेस देन सी एफ आप कैसे निकालोगे, ये फ्रीक्वेंसी जो है पहली वाली जो 7 की 7 रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट लेस देन सी एफ कैसे निकलेगी, 7 + 10 17, उसके बाद कैसे निकलेगी 7 + 10 + 20 37, इस तरीके से। एंड मोर देन सी एफ कैसे निकलेगी, 7 + 10 + 20, मतलब पूरे सी एफ को आपको प्लस कर देना है। फिर उसके बाद 7 को छोड़ देना, फिर नीचे वाली सारी ऐड करनी है, यानी कि 10 + 20। फिर उसके बाद नीचे वाली रहने देनी है, यानी कि 20। तो ये आपकी मोर देन सी एफ आ गई और लेस देन सी एफ आ गई। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन ओगिव कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और आपको मीडियन की जो वैल्यू है वो निकालनी है। आपको मार्क्स गिवन है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। ठीक है, सो मैंने मार्क्स लिख लिए यहाँ पर इस तरीके से, फ्रीक्वेंसी लिख दी। लेस देन सी एफ निकालेंगे, जैसे कि 7 की तो 7 ही रहेगी, फिर 7 + 10, फिर 7 + 10 + 20, फिर 7 + 10 + 20 + 13 इतना, फिर 12 भी ऐड कर दोगे, फिर इतना, फिर ये भी ऐड हो जाएगा, फिर 72 में फिर ये भी ऐड कर दोगे 14, फिर 86, फिर 86 में 9 भी ऐड कर दे तो 95। इस तरीके से आपकी लेस देन सी एफ निकल जाएगी। अब मोर देन सी एफ कैसे निकालोगे, पहले इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, फिर इन सबको ऐड करके यहाँ लिख दिया, फिर इनको ऐड करके इधर लिख दिया, उसके बाद ये ऐड करके यहाँ पर, फिर ये ऐड करके यहाँ पे, नेक्स्ट ये 3 ऐड करके यहाँ पे, फिर ये ऐड करके यहाँ पर, और इसका सेम का सेम। मोर देन सी एफ, लेस देन सी एफ रेडी। और मार्क्स जो है आपके एक्स एक्सिस पे आएंगे, और इसका कोई आपको स्केल लेना है ताकि आपको लेस देन सी एफ एंड मोर देन सी एफ आप मार्क कर सको। तो स्केल हमने ले लिया 20 यूनिट। ठीक है, तो 20 मैंने मार्क कर दिए 20 यूनिट के हिसाब से, और मार्क्स मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जैसे 0 to 5 पे लेस देन सी एफ 7 है, तो मैंने 0 to 5 पे लेस देन सी एफ जो है वो 7 है, और उसके बाद 0 to 5 पे ही मेरा मोर देन सी एफ जो वो 95 है। तो मोर देन सी एफ जो मेरा ये वाला था, तो 0 to 5 पे मेरा मोर देन सी एफ जो है 95 है। तो मैंने ऐसे सारे प्लॉट कर दिए, और इनको जब मैं जोड़ूंगी तो जहां पर भी जिस भी पॉइंट पर मेरा जो है लेस देन मोर देन सी एफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और मैं इसको डाउनवर्ड की तरफ लेके जाऊंगी, तो मेरा जो 20 है वो क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे हैं सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। मैंने आपको ओरली करके बताया है, और ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड करना, और फिर टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड करना, एंड उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ना समझ में आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा पूरा चैप्टर। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।